अगर किसी को 5 साल बाद गाड़ी लेनी है तो उसका 5वां फाइनेंशियल गोल ये भी हो सकता है। Aggressive खेल लिया, खेल लिया। थोड़ा सहवाग की तरह खेल लिया। पहले 75% हमने राहुल द्रविड़ खिला लिया, 25% हमने वीरेंद्र सहवाग को मौका दे दिया। तो अलग अलग फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप अलग अलग अपनी एसेट एलोकेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। जैसे मार्केट अगर बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आपका गोल्ड अच्छा रिटर्न नहीं देता है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी है वो एग्जीक्यूट भी तो करना है। सिर्फ प्लानिंग तो हमने कर ली, क्या करना था, अब एग्जीक्यूशन करना है। कुछ पैसा भाई कैश में भी होना चाहिए, कुछ आपका सेविंग्स अकाउंट बैंक में होना चाहिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, SIPs या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक डिजास्टर है। वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते कि भाई पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है। तो यही मैं बोलूंगा कि पॉडकास्ट को पूरा देखिए, स्पीड भले ही 1.25x पे करके देखिए, जैसे भी देखिए। हाय गाइस, तो हम हाजिर हैं अपनी नई पॉडकास्ट के साथ विद CFP पुनीत नागपाल, और आज का टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जो अगर हमारे व्यूअर्स ने ये पॉडकास्ट पूरा देख लिया तो जो भी उनके फाइनेंसेस रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड जो भी उनके क्वेरीज होते हैं कि भाई पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना कहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ। तो अगर ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स पूरा देख लेंगे तो आई होप कि भाई उनका जो फाइनेंसेस का प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारी क्वेरीज उनकी सॉल्व होने वाली है। तो यही मैं बोलूंगा कि पॉडकास्ट को पूरा देखिए, स्पीड भले ही 1.25x पे करके देखिए, जैसे भी देखिए। श्योर। सो पुनीत, एज अ लेमैन, सबसे बेसिक चीज़ कि फाइनेंशियल प्लानिंग को स्टार्ट करते वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो स्टार्ट करते वक्त पहला स्टेप उसका होता है, वो होता है आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे आप ट्रेन में अगर बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए ना, दिल्ली से अमृतसर जाना है, आपको चंडीगढ़ जाना है। आपका अगर जो डेस्टिनेशन है वो डिफाइंड होगा तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है तो मुश्किल है। तो इसलिए जो भी हमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं, भले ही SIPs करते हो आप, भले ही आप कोई भी स्कीम में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं। भाई आपको चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है, बच्चे की मैरिज के लिए जोड़ना है, अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है, तो आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए। आपको एक एक करके अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स बनाने हैं सबसे पहले। गॉट इट। और फाइनेंशियल गोल्स बनाते हुए हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखो, फाइनेंशियल गोल्स जब हम बनाएं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेंडिचर कितना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसी एजुकेशन करानी है, आपको MBA कराना है कल को, एक फेयर आइडिया आपको होना चाहिए। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आज की डेट में उसके लिए कितना पैसा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आपको 25 लाख चाहिए, ठीक है। फिर आप उस पैसे को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 10 साल बाद, 20 साल बाद वो पैसा 25 लाख की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। तो जो भी इन्फ्लेशन का रेट है आप उसको चेक करेंगे। अगर एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट 10 से 11% भी होता है, तो आप उसको एडजस्ट करेंगे और एक फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि भाई 10 साल बाद आपको कितना पैसा चाहिए। और ये सब कैलकुलेशंस करना इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे आपको इजीली आप कर पाएंगे। और आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट मतलब खूबसूरत नहीं, स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब जो आप फाइनेंशियल गोल बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपका ये स्पेसिफिक हो गया कि भाई आपको पता है किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो। दैट शुड बी मेजरेबल। जैसा मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल 25 लाख आपको आज की डेट में चाहिए, तो आप मेजर कर सकते हो ना कि 10 साल बाद कितना पैसा लगेगा। तो मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल होना चाहिए वो गोल, अचीवेबल होना चाहिए। भाई ऐसा कोई फाइनेंशियल गोल नहीं बनाना कि मुझे तो 5 साल बाद 10 करोड़ चाहिए, तो वो अचीवेबल नहीं है। अगर आप उसके लिए 10,000 20,000 की SIP कर रहे हो 5 साल के लिए, तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अचीवेबल। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक। अगेन इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। जो आप फाइनेंशियल गोल बनाओ वो रियलिस्टिक होना चाहिए। भाई आप ऐसा गोल मत बनाओ जो आपको पता है पॉसिबल ही नहीं है। एंड फिफ्थ इज टाइम बाउंड। आपका टाइम पता होना चाहिए कि आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हो तो रिटायर होना कब है। आजकल के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो 30 साल 40 साल की उम्र में रिटायर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। पहली बात आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है आपको एग्जैक्टली पैसा चाहिए कब, 10 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, तो आपका फाइनेंशियल गोल टाइम बाउंड भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमने अपने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए हैं और अगर हमारे सोर्स ऑफ इनकम मान लो किसी तरीके से रुक जाता है या कोई किसी तरह की परेशानी आ जाती है,
तो फिर कैसे उसको हैंडल किया जा सकता देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सेकंड स्टेप है वो है इमरजेंसी फंड बनाना। आपने अपने फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड कर लिए, फिर उसके बाद आपके पास एक ऐसा कॉर्पस होना चाहिए कि अगर हमारी जॉब चली जाए या कोई भी भगवान ना करे ऐसी बात आ जाए, तो जो भी हमारे मंथली एक्सपेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल हमारे मंथली एक्सपेंसेस है 50,000, तो हमारे पास एटलीस्ट 6 to 8 टाइम्स ऑफ दैट मंथली एक्सपेंसेस का पैसा लिक्विड होना चाहिए। मतलब जो हम इमीडिएटली यूज कर पाए, हमारे ऐसा पैसा हमारे पास होना चाहिए, जिसे बोलते हैं इमरजेंसी फंड। तो ज्यादातर लोगों के पास आजकल इमरजेंसी फंड नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सारा पैसा SIPs या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक डिजास्टर है। तो इमरजेंसी फंड इज अ सेकंड स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Got it. And where should we keep this emergency fund? इमरजेंसी फंड को ना एक जगह नहीं रखना है, उसको भी 3-4 जगह डिवाइड करके रखना है। Okay. फॉर एग्जाम्पल किसी की मंथली इनकम है 50,000, तो इमरजेंसी फंड बना 6 times 3 lakhs, ठीक है। तो उसको 3 lakhs एक ही जगह नहीं रखना है, उसको कैश, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स होते हैं कुछ, और अपना सेविंग्स अकाउंट और चाहे तो FD, इन चारों में मिक्स करके रखना है। कुछ पैसा भाई कैश में भी होना चाहिए, कुछ आपका सेविंग्स अकाउंट बैंक में होना चाहिए, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स के लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं, वहां पे आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है और जब मर्जी पैसा आप ले सकते हैं विद इन अ डे। तो ऐसा मिक्स करके कर सकते हैं। FD में भी अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए FD को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है कि भाई ऐसी FD में इन्वेस्ट किया जाए जो अगर प्री मैच्योर करना पड़े, पैसा निकालना पड़े, तो पेनल्टी ना देनी पड़े। अगर पेनल्टी देनी पड़ेगी तो फिर वो उतना लिक्विडिटी नहीं है। तो आफ्टर इमरजेंसी फंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग? थर्ड स्टेप इन फाइनेंशियल प्लानिंग इज बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस लेते वक्त आपको एक तो हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना है अपनी पूरी फैमिली का, ताकि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आए तो आपको पैसा बाहर के बाहर मिल जाए, आपके सेविंग्स खराब ना हो। और सेकंड टाइप का जो इंश्योरेंस आपको लेना है वो है लाइफ इंश्योरेंस। आपकी जो भी एनुअल इनकम है, साल की इनकम है, उसका 15 से 20 गुना का लाइफ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। गॉट इट। और इतने सारे लाइफ इंश्योरेंस हैं मार्केट में, तो कौन से कोई एक स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस है जो आप सजेस्ट करते हैं, जो आप एडवाइस करना चाहेंगे? देखो, व्यूअर्स को मैं यही बोलूंगा, जब लाइफ इंश्योरेंस लेने जाए ना, तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूजन में अपने आप को क्रिएट नहीं करनी है। सिंपल एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले लोगे अगर, क्योंकि अगर आपको आपकी एनुअल इनकम 10 lakhs है और मैं बोल रहा हूँ 15 से 20 गुना इंश्योरेंस लेना है आपको एनुअल इनकम का, तो आप उस हिसाब से आप देखिए करोड़ों में इंश्योरेंस आपको चाहिए। तो आपको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसमें आपको कम प्रीमियम में ज्यादा कवर मिल जाए। हालांकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलेगा, हालांकि और कुछ ऐसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको मिलेंगी जिसमें आपका वो कहेंगे कि पैसा वापस भी मिलेगा, आपको वो नहीं लेना है क्योंकि उसमें आपका नुकसान होता है। आपको ऐसी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है जिसमें आपको पैसा रिटर्न ना मिले और उसका प्रीमियम बहुत कम आता है। अगर आप यंग एज में अपनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेंगे तो आपका बहुत इजी रहेगा और आपकी जो भी मैक्सिमम टाइम तक आपको मिलता है वो एज 70 तक या 75 तक, वो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज द पॉलिसी जो आपको लाइफ इंश्योरेंस के केस में लेनी है, और कोई अगर आप नहीं भी लेंगे तो दैट इज फाइन। Thanks Puneet. So I'm now really excited to know the next step of financial planning, if you can help us with that. Yes, see the next step in financial planning is asset allocation. आपने इमरजेंसी फंड, पहले फाइनेंशियल गोल्स बना लिए, आपने इमरजेंसी फंड बना लिया, आपने इंश्योरेंस भी कवर ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लिया, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लिया। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है एसेट एलोकेशन, मतलब आपको पैसा इन्वेस्ट करना है ना। अब तो पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप एक तो अपनी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो देख लेंगे। जो भी आपने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए 3-4, अब आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन देखेंगे कि भाई आप कहाँ स्टैंड करते हैं। उसके हिसाब से जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं आगे, उसके लिए आपको एक एसेट एलोकेशन डिसाइड करना है। अब ये एसेट एलोकेशन थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ होता क्या है हमारी ऑडियंस को। एसेट एलोकेशन में बेसिकली ये होता है कि आपको सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना, आपको कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, कुछ पैसा स्टॉक्स में भी लगा सकते हैं अगर आपको प्रॉपर रिसर्च आप कर सकते हैं, प्रॉपर नॉलेज अगर आपको है, और आपको कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स जैसे पोस्ट ऑफिस हो गई, और भी बहुत सारे FD प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो आपको मिक्स करके अपना पैसा लगाना है, दैट इज कॉल्ड एसेट एलोकेशन। इसमें आपको एक थंब रूल के बारे में बताता हूं। 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल। आपकी कितनी एज है? 40। अगर जैसे आपकी 40 एज है तो 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 आता है ना, तो 60% पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए।
इक्विटी से हमारी ऑडियंस समझती होगी कि आपका पैसा शेयर्स, मतलब डायरेक्टली शेयर्स में भले ही मत लगाओ, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाओ, तो आपका 60% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, बाकी जो है वो डेट और गोल्ड में मिला के हो सकता है। लेकिन ये जो एक थंब रूल है ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल एक थंब रूल बनाया गया है, इसको यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ये रूल ही फॉलो करना है। ओके, सो पुनीत, ये 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल जो आपने थंब रूल बताया, इसके अलावा भी कोई तरीके हैं जिससे हम ये एसेट एलोकेशन के लिए? बिल्कुल, ये जो 100 माइनस एज इज इक्वल टू इक्विटी रूल है, ये तो एक थंब रूल है, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होता है। उसमें क्या होता है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से एसेट एलोकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एज जैसे 40 है, आपका एक गोल हो सकता है रिटायरमेंट, कि भाई आपको 60 की एज पे रिटायर होना है। आपकी डॉटर है तो आप उसकी एजुकेशन के लिए आपका दूसरा फाइनेंशियल गोल है। आपको उसकी मैरिज करनी है तो आपका तीसरा फाइनेंशियल गोल है चिल्ड्रन मैरिज। हो सकता है आपको घर लेना हो 10 साल बाद, तो आपका चौथा फाइनेंशियल गोल है 10 साल बाद घर लेने का। अगर किसी को 5 साल बाद गाड़ी लेनी है तो उसका 5वां फाइनेंशियल गोल ये भी हो सकता है। तो अब किसी के 5 फाइनेंशियल गोल हैं, तो उसके लिए एक एसेट एलोकेशन इज नॉट सफिशिएंट, आई थिंक। तो ऐसे में जो अलग अलग गोल्स हैं, अब सबके टेन्योर भी अलग अलग हैं। रिटायरमेंट का गोल 20 साल बाद आएगा, गाड़ी खरीदने का गोल 5 साल बाद आएगा, एजुकेशन का गोल हो सकता है 10 साल बाद आए, 12 साल बाद आए। तो सबके लिए आप अलग अलग एसेट एलोकेशन करेंगे अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से। इसीलिए फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइनेंशियल गोल बनाना। अब जो आपका गोल 20 साल दूर है रिटायरमेंट का, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं और थोड़ा बहुत पैसा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में रख सकते हैं। अब ये फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स कौन से करने हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड कौन से करने हैं, उस पर भी बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल हम इतना ही डिस्कस कर लेते हैं। और थोड़ा सा पैसा आप गोल्ड में रख सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। और जो फाइनेंशियल गोल आपका बहुत पास है, फॉर एग्जाम्पल 5 साल बाद आपको गाड़ी खरीदनी है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप ऐसे एसेट्स में ज्यादा पैसा लगाएंगे जो कम रिस्की है। आप ज्यादा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाएंगे, आप ज्यादा पैसा फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में लगाएंगे, क्योंकि आपका वो फाइनेंशियल गोल भी बहुत पास है। तो अलग अलग फाइनेंशियल गोल के हिसाब से आप अलग अलग अपनी एसेट एलोकेशन करेंगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। एंड स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन के बाद एक टाइप ऑफ एसेट एलोकेशन होता है रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन। भाई आपके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, मेरे सर्कमस्टेंसेस अलग है, जो व्यूअर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके सर्कमस्टेंसेस लाइफ के अलग है। तो सबके लिए कोई वन फिट सॉल्यूशन तो नहीं चलेगा ना। तो हो सकता है आप ऐसे इन्वेस्टर हो जो ज्यादा रिस्क लेना पसंद करते हो, मैं ऐसा इन्वेस्टर हूं जो मॉडरेट रिस्क लेना पसंद करता हूं, सामने वाला ऐसा इन्वेस्टर है वो कंजर्वेटिव है, उसको ज्यादा रिस्क नहीं जमता। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि भाई जिसको रात को नींद नहीं आती, अगर वो पैसा हमने सारा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगा दिया और वो वॉलेटाइल है, ऑब्वियसली पैसा मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होएगा। जैसे करंटली हम देख रहे हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रही है और बंदे को रात को नींद नहीं आ रही, उस वजह से टेंशन हो रही है, तो इसका मतलब वो एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है। उसको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है कि भाई जो वो हजम कर सके, जो वो डाइजेस्ट कर सके, अगर वोलेटिलिटी आए भी तो ज्यादा परेशानी ना हो। पीस ऑफ माइंड तो एट लास्ट इंपॉर्टेंट है ना पैसा बढ़ाने से। Absolutely. तो जो रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन है, इसमें भी ना 5 कैटेगरीज होती हैं: कंजर्वेटिव, इनकम, बैलेंस्ड, ग्रोथ एंड एग्रेसिव। अब अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, पहले मैं ये बता देता हूं ये पता कैसे चलेगा कि वो इन्वेस्टर कंजर्वेटिव है, इनकम में आएगा, बैलेंस्ड में आएगा, ग्रोथ में आएगा या एग्रेसिव में आएगा। देखिए उसके लिए आपको ना अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक करनी पड़ती है। अगेन ऑनलाइन आपको कुछ रिस्क प्रोफाइल चेक करने का ऑप्शंस भी मेरे हिसाब से मिल जाएगा, अदरवाइज आप अपने एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब कंजर्वेटिव की बात करते हैं। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, उसने अपनी रिस्क प्रोफाइल चेक कर लिया कि भाई वो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, तो वो 10% पैसा इक्विटी में लगा लेगा, 80% पैसा डेट यानी फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स में लगा लेगा, जैसे पोस्ट ऑफिस की स्कीम, स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडीज एक्सेट्रा, और 10% पैसा गोल्ड में लगा लेगा। अब कोई इन्वेस्टर अगर इनकम कैटेगरी में आता है तो वो 25% पैसा इक्विटी में लगा लेगा, थोड़ा ज्यादा लगाएगा क्योंकि, और डेट में लगाएगा 65% पैसा, 10% गोल्ड में लगा लेगा। इसी तरीके से बैलेंस्ड, ग्रोथ और एग्रेसिव, सबकी जो इक्विटी, गोल्ड और डेट की रेशियो है वो अलग अलग आएगी। स्क्रीन पे हम 5 रेशियोज डाल देंगे ताकि आप रेफर कर सकते हो। आप एग्रेसिव वाले की बात कर लेते हैं। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब जो ज्यादा रिस्क ले सकता है, वो 75% पैसा इक्विटी में लगा लेगा,
10% पैसा डेट में लगा लेगा और बाकी 15% पैसा गोल्ड में लगा लेगा। तो अगेन यहाँ पे एसेट एलोकेशन हो रहा है, हम एक जगह पैसा अपना नहीं लगा रहे। अब ये एसेट एलोकेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मार्केट बढ़ती है, जैसे मार्केट अगर बढ़ रही है, इक्विटी बढ़ रहा है, तो कई बार क्या होता है कि आपका गोल्ड अच्छा रिटर्न नहीं देता है, लेकिन जब मार्केट फॉल करती है तो कई बार डेट और गोल्ड अच्छा रिटर्न देते हैं। तो जो एसेट्स होते हैं ना वो इनवर्सली कोरिलेटेड होते हैं, कभी कोई एसेट बढ़ता है कभी कोई बढ़ता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही साथ चारों एसेट्स बढ़ेंगे। इंटरनेशनल इक्विटी इज अनदर एसेट, ऐसा नहीं होता सारे एसेट्स एक साथ बढ़ेंगे, कभी कोई ज्यादा बढ़ता है कभी कोई नहीं भी बढ़ता। तो परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग होती है, तो इसलिए मिक्स करके हम लगाएंगे तो आपका पैसा अच्छा, आपकी सेफ्टी बनी रहेगी और आपके रिटर्न स्टेबल रहेंगे। तो अगेन सेकंड हमारा था रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन। तो कोई आपका क्वेश्चन इस पे? ये तो शायद दिस इज क्वाइट क्लियर, तो यहाँ पे इस पे कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है। What will be the next step of financial planning now? हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले एक डायनेमिक एसेट एलोकेशन की बात करते हैं। ये भी एक टेक्निक है एसेट एलोकेशन की। इसमें क्या होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ते हैं तो हमारा इक्विटी यानी शेयर्स का पोर्टफोलियो कम कर दिया जाता है, और जब मार्केट घटती है, जैसे इस टाइम पे थोड़ी सी मार्केट नीचे आई है, तो हमारा इक्विटी यानी शेयर्स का पोर्टफोलियो बढ़ा दिया जाता है। और ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाले फंड्स आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ज्यादातर सभी म्यूचुअल फंड्स के पास होते हैं, आईसीआईसीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। हम यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा पैसा इक्विटी, डेट, गोल्ड मिक्स करके थोड़ा सा लगाया जाता है। गोल्ड तो ज्यादा नहीं होता है, इक्विटी और डेट में वो चेंज करते रहते हैं, मार्केट के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से इक्विटी और डेट का पोर्शन चेंज करते हैं। ऐसे ही मल्टी एसेट फंड्स होते हैं जहां पे हमारा पैसा इक्विटी, गोल्ड, डेट और कई बार इंटरनेशनल इक्विटी, मतलब बाहर के जो इक्विटी हैं, जो शेयर्स हैं इंडिया के बाहर की कंपनीज के, फॉरेन कंपनीज के, उनमें भी लगाया जाता है। तो दिस इज डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसमें तो ज्यादा मेहनत नहीं है, हम वो वाला अगर म्यूचुअल फंड ही ले लेंगे डायनेमिक एसेट एलोकेशन वाला, तो हमारा वो एसेट एलोकेशन अपने आप हो जाता है। तो लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, इसमें कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट होता है इन्वेस्ट करने? ज्यादातर देखो मिनिमम मैक्सिमम की बात कर, मैक्सिमम तो म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा नहीं होता है, मिनिमम तो आजकल 500,000 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं अगर एसआईपीस करनी है, और लमसम भी 1000, 5000 से अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग रहता है। तो दैट इज नॉट अ बिग थिंग। सो एनी ऑफ दीज कैटेगरी, डायनामिक भी अगर हम लेंगे तो जनरली मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट्स यही होते हैं आजकल सभी म्यूचुअल फंड्स के। एक नेक्स्ट आपको एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और बताता हूँ, कोर सैटेलाइट एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है, हम एक अपना कोर पोर्टफोलियो बना लेते हैं। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, एक बड़ा पोर्टफोलियो 75-80% हमने कोर पोर्टफोलियो बना लिया। अब उस कोर पोर्टफोलियो में हमारा एसेट एलोकेशन अलग होएगा। हम जो हमने मेजर कोर पोर्टफोलियो बनाया उसमें हमने ज्यादा रिस्क नहीं लेना फॉर एग्जांपल, तो हमने वहां पे 50-60% फॉर एग्जांपल इक्विटी रख लिया, बाकी डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल इक्विटी में मिक्स कर लिया, और जो बाकी 20-25% का पोर्टफोलियो है वहां पे हमने एग्रेसिव खेल लिया। मतलब समझ लो एक हमने 80% या 75% पैसा अलग कर लिया कोर पोर्टफोलियो, जिसमें हमने ज्यादा रिस्क नहीं लिया, मीडियम रिस्क ले लिया, और 10-11% के रिटर्न आए, हम खुश हो गए। बाकी 25% से हमने एग्रेसिव खेल लिया, थोड़ा सहवाग की तरह खेल लिया। पहले 75% हमने राहुल द्रविड़ खिला लिया, 25% हमने वीरेंद्र सहवाग को मौका दे दिया। करेक्ट। तो दिस इज कोर सैटेलाइट एसेट एलोकेशन। So this is like again a good balance between you can get some returns also, at the same time there is a safety as well. Exactly. Next step क्या होगा फाइनेंशियल प्लानिंग? देखो नेक्स्ट स्टेप तो हमने फाइनेंशियल गोल्स बना लिए, हमने इमरजेंसी फंड बना लिया, हमने उससे पहले इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, फिर हमने एसेट एलोकेशन भी कर लिया। अब तो सीधा निशाने पे तीर लगाना है, एग्जीक्यूशन। मतलब जो भी हमने प्लानिंग करी है वो एग्जीक्यूट भी तो करना है। प्लानिंग तो हमने कर ली क्या करना था, अब एग्जीक्यूशन करना है। अब मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे को 70% इक्विटी में रखना है फॉर एग्जांपल, 20% मुझे डेट में रखना है, और 5% ईच गोल्ड और इंटरनेशनल इक्विटी में रखना है। तो एट लास्ट आपको करना है ना वो काम। अब जो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बोला था पॉडकास्ट में कि भाई कहाँ पैसा लगाएंगे, तो जब हम पैसा एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमने पहले प्लान बना लिया, उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो जो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, अगर आपको शेयर्स की नॉलेज नहीं है तो हमें मेरे हिसाब से उसमें नहीं जाना चाहिए ऑडियंस को। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चुन सकते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जिसमें फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पैसा बड़ी लार्ज कैप कंपनीज में लगाए, मिड कैप में लगाए, स्मॉल कैप में लगाए। तो तीनों तरीके के स्टॉक्स वो मिक्स करके लगाता है। लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं 100 टॉप 100, नेक्स्ट 150 होते हैं मिड कैप, और बाकी के होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो फ्लेक्सी कैप हमने फंड सेलेक्ट कर लिए,
उसमें हम अपना पैसा लगा सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया था कि कुछ डेट में जब आप लगाते हैं तो जरूरी नहीं है आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में ही लगाना है, आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज में पैसा लगा सकते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडीज में नॉर्मल एफडी से 1-8% ज्यादा मिल जाता है हमें वहां पे। लेकिन अगर इन्वेस्ट करें तो 4-5 लाख रुपए से ज्यादा ना लगाएं, क्योंकि गवर्नमेंट की गारंटी उतनी ही मिलती है। और तीसरा, आप गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आते हैं, या फिर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू गोल्ड ईटीएफ भी बाय कर सकते हैं। ईटीएफ होते हैं जिसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोला जाता है। गोल्ड के आपको डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे, आप वहां से वो भी जाके खरीद सकते हैं, या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपोजर आप इंटरनेशनल इक्विटीज का रख सकते हैं, उसमें भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंटरनेशनल इक्विटीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी उसमें भी आप रख सकते हैं। तो ये आपको, जब आपने प्लानिंग अगर कर ली, फिर आपको पता है ना कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर आपको खुद नॉलेज है तो ठीक है, नहीं तो किसी आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं। गॉट इट। अच्छा पुनीत, करंटली जैसे आप, सिंस यू स्पोक अबाउट द मार्केट्स राइट नाउ व्हिच आर क्वाइट वॉलेटाइल एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, तो आप क्या करंटली इन्वेस्टर को क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या इस करंट मार्केट में क्या अप्रोच लेनी चाहिए? देखिए, किसी ने अगर प्रॉपर एसेट एलोकेशन अपना किया हुआ है, उसको पता है कि मेरा फाइनेंशियल गोल 5 साल दूर है, 10 साल दूर है, 20 साल दूर है, तो ये मार्केट तो आनी जानी चीज़ है। ऐसे टाइम पे अपनी एसआईपी को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। आपकी जो एसआईपी चल रही हैं वो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि आपका पोर्टफोलियो हो सकता है आपको नेगेटिव दिखे, लेकिन स्टिल यू शुड कीप ऑन डूइंग दैट एसआईपी। और अगर पैसा पड़ा है तो लमसम लगाने का मौका है ये। अब हालांकि यहाँ से ये तो किसी को नहीं पता कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अगर कोई आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि भाई 3 महीने में मार्केट इतनी नीचे जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है, तो प्लीज उसको फॉलो करना बंद कर दो या उसकी सुनना बंद कर दो। तो कभी भी किसी को नहीं पता होता कि कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न आने वाला है या मार्केट में कब रिटर्न आएगा, वो सब अंदाजे होते हैं। डेट बढ़ेगा, गोल्ड बढ़ेगा, इंटरनेशनल इक्विटी बढ़ेगा या इक्विटी बढ़ेगा, नोबडी नोस। यू शुड एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इसीलिए तो एसेट एलोकेशन है, इसीलिए तो आज का हमने पॉडकास्ट किया है फाइनेंशियल प्लानिंग पे कि भाई आपको कभी नहीं पता कि कौन सा एसेट कब बढ़ेगा, इसीलिए तो मिक्स करके लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो पुनीत, एक बार हमने सारी फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, उसके बाद एग्जीक्यूट भी कर दिया, तो उसके बाद इन्वेस्टर को कुछ करना है या फिर एक बार ये एग्जीक्यूट करने के बाद जस्ट लीव इट, मतलब भूल जाए इन्वेस्टर? नहीं, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमने कर ली, हमने इन्वेस्टमेंट्स भी कर ली, उसके बाद भी हमारा जो रोल है वो ख़त्म नहीं होता। हमें एवरी 6 मंथ्स या एवरी ईयर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। रिव्यू करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हो सकता है हमारा फाइनेंशियल गोल कुछ चेंज हो जाए। हमने सोचा था कि हम 20 साल बाद रिटायर होंगे, हो सकता है वो चेंज हो जाए, या हमारा कोई फाइनेंशियल गोल ऐड हो जाए, हो सकता है अब हमें पैसा किसी और नीड के लिए भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो जाती हैं। कई बार जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट करा है, हो सकता है जिस स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया वो स्कीम में ही कुछ गड़बड़ चल रही है, इस वजह से हमें वो स्कीम चेंज करनी है, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है, अगर एटलीस्ट वंस अ ईयर तो आप करिए। तो वो पोर्टफोलियो रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप है। लास्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। गॉट इट। Sure, Puneet, thank you so much for taking us through this exhaustive details and all of these steps which we need to take care. Thank you so much. Most welcome. And for the viewers, अगर आपको ये podcast पसंद आया हो तो do like it and do subscribe to our channel.